मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है। मैं लंबे समय से जो है अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। अब हमें जो है पहली बार जो है जो ये डीएनए की संरचना के बारे में हमें बताना है, ठीक। और इसमें डीएनए की संरचना के बारे में बताना, इसमें देखिए डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जब नाइट्रोजनी बेस से जुड़ती है तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एडेनिन, उसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा होता है ग्वानिन, और ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसी प्रकार पिरिमिडीन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। थायमीन और साइटोसिन दो प्रकार के पिरिमिडीन बेस होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। थायमीन को टी से और साइटोसिन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो डीऑक्सीराइबोस जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जो है चार प्रकार के बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड चार प्रकार के बनते हैं। जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा से एडेनिन नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है तो एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा के दूसरे अणु से ग्वानिन बेस जुड़ता है तो उससे दूसरे प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसी प्रकार जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा से थायमीन नाइट्रोजनी बेस जुड़ता है तो तीसरे प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनता है। इसी प्रकार जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा से साइटोसिन बेस जुड़ता है तो चौथे प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनता है। इस प्रकार से कुल चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। जब ये न्यूक्लियोसाइड जो है फास्फेट मूलक से जुड़ते हैं, फास्फेट मूलक से जुड़ते हैं तब जो है न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। जब न्यूक्लियोसाइड फास्फेट मूलक से जुड़ते हैं तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड चार प्रकार के होते हैं तो उनसे न्यूक्लियोटाइड भी चार प्रकार के बनते हैं। तो पहले न्यूक्लियोसाइड से फास्फेट मूलक जुड़ेगा तो पहला न्यूक्लियोटाइड बनेगा, दूसरे न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट मूलक जुड़ेगा तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तीसरे न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट मूलक जुड़ेगा तो तीसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, चौथे न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फेट मूलक जुड़ेगा तो चौथा न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इस प्रकार कुल मिलाकर चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ये चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड जब बार बार आपस में जुड़कर लगभग 4.2 लाख न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं, 4.2 लाख न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इस तरीके के जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तब जाकर के डीएनए का एक अणु बनता है, डीएनए का एक अणु बनता है। तो इस तरीके से डीएनए का एक अणु बनता है। उसके बाद में तो और डीएनए जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल है। ये न्यूक्लियस के अंदर अर्थात कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर जो है डीएनए पाया जाता है। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तो और डीएनए जो होता है गुणसूत्र के अंदर होता है। तो डीएनए के बारे में पढ़ना, ठीक। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, तो डीएनए के बारे में बताना है। तो अब देखिए देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा का ये सूत्र जो है इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है डीऑक्सीराइबोस शर्करा का ये संरचना सूत्र है। इसमें होता है इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा में जो है
5 कार्बन होते हैं। डीऑक्सीराइबो शर्करा में 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4 और 5। डीऑक्सीराइबो शर्करा में 5 कार्बन होते हैं, ठीक। और डीऑक्सीराइबो शर्करा के संरचना सूत्र में 3 हाइड्रोक्सिल समूह लगे होते हैं। एक हाइड्रोक्सिल समूह पहले कार्बन पर, दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह दूसरे कार्बन पर और तीसरा हाइड्रोक्सिल समूह को एक समूह 5वें कार्बन पर कोई समूह होता है। इस प्रकार से डीऑक्सीराइबो शर्करा में कुल 3 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, 3 OH समूह होते हैं, एक पहले कार्बन पर, एक तीसरे कार्बन पर और एक 5वें, मतलब विषम संख्या वाले कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। ये जो है डीऑक्सीराइबो शर्करा का रचना सूत्र है। और C5H10 और O5, C5H10 और O5, O4 नहीं होता, O4 होता है। 1 2 3 4 ऑक्सीजन होते हैं। तो डीऑक्सीराइबो शर्करा में 4 ऑक्सीजन होते हैं और 5 कार्बन होते हैं डीऑक्सीराइबो शर्करा। इसका सूत्र जो होता है C5H10 और O4 होता है। अब जो है डीएनए की जो है संरचना के बारे में बताना है। तो डीएनए की संरचना क्या है कि डीएनए की संरचना में जो है ये डीऑक्सीराइबो शर्करा है। डीऑक्सीराइबो शर्करा में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसके डीऑक्सीराइबो शर्करा के पहले कार्बन से, डीऑक्सीराइबो शर्करा के पहले कार्बन से बेस जुड़ता है। नाइट्रोजनी बेस हमेशा डीऑक्सीराइबो शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ता है। और डीऑक्सीराइबो शर्करा के दूसरी तरफ फास्फेट मूलक जुड़ता है। कभी भी जो ये नाइट्रोजनी बेस होता है वो सीधे फास्फोरिक अम्ल से या फास्फेट से कभी नहीं जुड़ता है। नाइट्रोजनी बेस फास्फेट मूलक से कभी नहीं जुड़ता है। डीऑक्सीराइबो शर्करा के एक तरफ बेस नाइट्रोजनी बेस होता है और दूसरी तरफ फास्फेट मूलक होता है। और नाइट्रोजनी बेस जो है वो हमेशा पहले कार्बन से जुड़ा होता है। नाइट्रोजनी बेस हमेशा पहले कार्बन से जुड़ा होता है। और जो है जैसे ये जो है एक चीज हो गई। और इसमें जो है डीऑक्सीराइबो शर्करा के तीसरे कार्बन से फास्फेट मूलक जुड़ता है, फास्फेट मूलक जुड़ता है। तो यहाँ पर ये है कि जो तीसरा कार्बन, एक डीऑक्सीराइबो शर्करा का तीसरा कार्बन और दूसरे डीऑक्सीराइबो शर्करा का 5वां कार्बन, ये 5वां कार्बन, इनके बीच में फास्फेट मूलक जुड़ता है। तो तीसरे कार्बन, एक डीऑक्सीराइबो शर्करा के तीसरे कार्बन और दूसरे डीऑक्सीराइबो शर्करा के 5वें कार्बन के बीच में फास्फेट मूलक जुड़ता है। तो यहाँ पर जो है डीऑक्सीराइबो शर्करा के बीच में फास्फेट मूलक है। और यहाँ पर जो ये बंध बनता है इसको फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बंध कहते हैं। इसको फास्फोडाइस्टर बंध क्यों कहते हैं? देखिए जैसे यहाँ पर P है, वहां पर अगर हम C मान लें तो जो है अगर ये C ये ईस्टर का सूत्र है RCOO, तो ईस्टर में C होता है। तो ऐसे ही P तो P अगर होगा तो उसको मतलब जो फास्फोड है ईस्टर कहेंगे। लेकिन ये दो के बजाय 4 है, इसीलिए इसको फास्फो ईस्टर नहीं बल्कि फास्फोडाइस्टर कहते हैं। क्योंकि ईस्टर के लिए 2 O होने चाहिए, यहाँ पर 4 O है, इसलिए इसको ईस्टर के बजाय फास्फोडाइस्टर कहेंगे। अगर जहाँ पर C है ईस्टर में, वो ईस्टर की जगह पर अगर फास्फोरस ले लिया जाए तो उसके साथ में 2 ऑक्सीजन, तो इसको फास्फोईस्टर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है इसलिए इसको फास्फोडाइस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर फास्फोडाइस्टर बंध होता है, फास्फोडाइस्टर बंध होता है, ठीक। और इसी प्रकार देखिए अब ये है कि ये जो डीऑक्सीराइबो शर्करा है और उसमें जुड़ा नाइट्रोजनी बेस और उसमें फिर जुड़ गया फास्फेट मूलक। तो ये 3 चीजें हो गई, एक तो हो गया फास्फेट मूलक और दूसरा हो गया डीऑक्सीराइबो शर्करा और तीसरा हो गया नाइट्रोजनी बेस। ये तीनों चीजें मिल करके कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। अब इसके बाद में जैसे ये डीऑक्सीराइबो शर्करा है, इसके बाद में यहाँ पर भी एक फास्फेट मूलक होगा, उसके बाद में फिर एक डीऑक्सीराइबो शर्करा होगी। तो अब देखिए ये डीऑक्सीराइबो शर्करा और ये डीऑक्सीराइबो शर्करा बीच में फास्फेट मूलक, तो यहाँ पर फिर जो है फास्फोडाइस्टर बंध बन जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और उसी तरीके से दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो जाएगा, उसके बाद में तीसरा न्यूक्लियोटाइड फिर हो जाएगा और चौथा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, 5वां। इस तरीके से 4.2 लाख न्यूक्लियोटाइड ये
फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये बन जाती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है जो है। और जो फास्फोडाइस्टर बंध है, यानी जो ये डीऑक्सीराइबोस फास्फेट मतलब ये जो श्रृंखला बन रही है, लंबी श्रृंखला जो इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इसमें जो है बैकबोन फास्फोडाइस्टर बंध जो है बैकबोन ये बनाता है। और उसके बाद में फिर ये देखिए इधर जो है ये श्रृंखला जो है, इसमें देखिए कि पांचवा कार्बन, ये तीसरा कार्बन है, तो 5 डैश से 3 डैश इसको मानेंगे। तो इधर पांचवें कार्बन से तीसरा कार्बन जुड़ा, तो इसको 5 डैश कहेंगे और इसको 3 डैश कहेंगे। तो ये श्रृंखला जो होती है ये 5 डैश से 3 डैश है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ये 5 कार्बन है, पांचवा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, पांचवें कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में ये फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा। तो ये जो श्रृंखला होगी पांचवें कार्बन से तीसरे कार्बन की ओर, इसीलिए इसको कहते हैं 5 डैश टू 3 डैश श्रृंखला। ये दो श्रृंखलाएं होती हैं। तो जैसे ये इधर, ऐसे इधर भी ये जैसे थायमिन बेस है और ये डीऑक्सीराइबोस और ये फास्फेट मॉलिक्यूल, तो ये जो होगा ये दूसरा ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये डीऑक्सीराइबोस यहाँ पर भी फास्फेट मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर भी ये डीऑक्सीराइबोस होगी। तो ये तीनों चीजें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर भी एक न्यूक्लियोटाइड और बन जाएगा। तो तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, इसमें तमाम न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से तमाम 4.2 लाख न्यूक्लियोटाइड इधर भी जुड़ जाएंगे, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इधर भी बन जाएगी। फिर ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन गई, एक इधर वाली और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इधर वाली हो गई। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं ये एक दूसरे से जो है हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ जाती है। ए और टी के बीच में, ए और टी, एडेनिन और थायमिन के बीच में हमेशा द्विक हाइड्रोजन बंध होता है, जबकि जो है ग्वानिन और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में त्रिक हाइड्रोजन बंध होता है। तो इस तरीके से बंध होता है, माने ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा त्रिक हाइड्रोजन बंध और एडेनिन और थायमिन के बीच में द्विक हाइड्रोजन बंध। कभी भी एडेनिन ग्वानिन या साइटोसिन से नहीं जुड़ेगा, इसी प्रकार से कभी भी ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन या थायमिन से नहीं जुड़ेंगे। एडेनिन हमेशा थायमिन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। और इन्हीं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से डीएनए का अणु बन जाता है। अगर ये जो है डीएनए की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही है तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, जिससे कि हम आगे मोटिवेट होकर अच्छा से अच्छा जो है डिस्क्रिप्शन दे सकें।